गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे, दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, महत्वहीन टॉपिक की श्रेणी में आते हैं। ये टॉपिक जनरली कभी प्रश्न नहीं पूछा जाता है, मेंस में तो कभी नहीं ही पूछा गया है आज तक प्रश्न। प्रीलिम्स में कभी कभार एकाध प्रश्न अगर आ जाए तो आता है। सो महत्वहीन टॉपिक है और जनरली इन सब टॉपिक्स को छोड़ दिया जाता है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं हर छोटा बड़ा टॉपिक आपसे डिस्कस करूं, पूरा संविधान एक एक अनुच्छेद कुछ भी ना छूटने पाए। तो इस वजह से आज की क्लास में इन्हीं दो छोटे छोटे टॉपिक पे करूंगा। टॉपिक इसलिए भी महत्वहीन है कि फैक्चुअल ज्यादा है। फैक्चुअल है तो इसलिए हमारी भूमिका कम हो जाती है। हमारी मतलब एक टीचर की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, बस उनका क्या संगठन है, क्या उनके काम है, वो जानना है। मेन वही है इसमें। और बाकी बची हुई जो चीजें हैं वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उसी तरह से राजभाषा के साथ फिर भी, चूंकि मैंने कहा कि हम बहुत व्यापक दृष्टिकोण से प्रयास कर रहे हैं चीजों को कवर करने का, तो इसलिए चर्चा कर रहे हैं। बस जितनी चर्चा लायक बातें हैं उतनी ही चर्चा करेंगे। बहुत लंबा उसमें डिस्कशन की कहीं गुंजाइश है नहीं है। सो देखिए, पहला टॉपिक है आज के लिए विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। और अगर शुरुआत करें हम कि कौन कौन से अनुच्छेद या किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक प्रावधान है विशिष्ट वर्गों के संदर्भ में, तो आर्टिकल 330 से शुरू करके आर्टिकल 330 से शुरू करके आर्टिकल 342 तक, बल्कि कहें 342A जो रिसेंटली जोड़ा गया, वहां तक प्रावधान है विशिष्ट वर्गों के लिए। तो क्या है ये अनुच्छेद, एक बार तेजी से इनको देखें। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व। 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। 333 राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदायों के लोगों का प्रतिनिधित्व। 334 सीटों के आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 70 साल बाद समाप्त हो जाना। 335 नौकरी एवं पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का दावा। 336 खास सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान। 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के हित में शैक्षणिक अनुदान का विशेष प्रावधान। 338 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 339A अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण एवं अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। 340 पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 अनुसूचित जातियां, 342 अनुसूचित जनजातियां,
और 342A सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो जैसा आप देख रहे हैं, विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान नाम है इस सेक्शन का। और जो ये अनुच्छेद आपने देखे तो समझ गए होंगे कि यहां विशिष्ट वर्ग से मतलब हमारा क्या है। SC, ST, OBC और एंग्लो इंडियंस, इन 4 वर्गों को यहां हमने विशिष्ट वर्ग माना है। उनके कल्याण विकास को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए गए हैं। संसद विधानसभाओं में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण का दावा, उनके लिए आयोग। तो SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, OBC अदर बैकवर्ड क्लास और आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन, इतने वर्गों के कल्याण और विकास के संदर्भ में विशेष प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 330 से लेके 342A तक। अब उसमें सीधा मैं नोट्स को ही लाया हूं यहां, क्योंकि जैसा मैंने कहा फैक्चुअल चीजें ज्यादा हैं, समझ की बात कम है उसमें, और फैक्ट भी कोई बहुत ऐसा अनोखा फैक्ट नहीं है जिस पे आपका ध्यान नहीं जाए। बस साधारण सा फैक्ट है, एक बार रीडिंग करेंगे तो अपने से भी ये काम होता है। जनरली मैंने कहा कभी कोई कोचिंग, कोई टीचर ये सब टॉपिक नहीं पढ़ाता है, बच्चे भी नहीं पढ़ते अक्सर, लेकिन मैं कहता हूं कि आप पढ़ें। मैं भी पढ़ा रहा हूं जितनी जरूरत है, और आपको तो पढ़ना ही चाहिए। कुछ भी छोड़ने की सलाह मैं कभी नहीं देता। मेरा हमेशा से मानना है कि पूरा सिलेबस हम जितना बढ़िया तरीके से कंप्लीट करें उतना अच्छा है। तो विशेष प्रावधान, जो विशिष्ट वर्गों से संबंधित प्रावधान, तो उनका औचित्य क्या है। तो बहुत सीधी सी बात है कि औचित्य तो हमने अपने संविधान के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य और समाजवादी समाज की स्थापना के आदर्श पर बल दिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हम बातें करते हैं सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक आर्थिक न्याय की। और जब हमें सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना है, सभी का विकास करना है, तो सभी में जो वंचित शोषित वर्ग हैं समाज के, उनके लिए भी प्रयास करने, स्पेशली उनके लिए कुछ विशेष प्रयास करने की जरूरत है, ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके और बाकी वर्गों के समकक्ष लाया जा सके। तो इसीलिए इनके लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, इनकी जरूरत है, इनका औचित्य है। तो देखिए वही लिखा है, प्रस्तावना में उल्लिखित समानता न्याय के उद्देश्य को हासिल करने के लिए संविधान में इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। प्रावधान भाग 16 में धारा 330 से 342A में है। और प्रावधान किन बातों से संबंध है, तो देखिए वो हम देख ही रहे, अनुच्छेदों में आरक्षण, विधायिकाओं में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, शैक्षणिक अनुदान आयोगों का गठन, इनसे जुड़े प्रावधान है। जो ये प्रावधान है, 2 भागों में इनका वर्गीकरण किया जाता है, स्थायी अस्थायी प्रावधान और दूसरा संरक्षणात्मक एवं विकासमूलक प्रावधान। कुछ प्रावधान स्थायी हैं, कुछ एक पर्टिकुलर समय तक के लिए, जैसे आरक्षण की व्यवस्था एक पर्टिकुलर समय तक के लिए की गई, लेकिन अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग परमानेंट है। कुछ संरक्षणात्मक हैं, कुछ विकासमूलक हैं। कुछ इस तरह के प्रावधान है कि इनका अन्याय ना हो, इनका शोषण ना हो।
जैसे जो आयोग हम बनाएंगे उनका पर्पज यही है कि इन वर्गों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है तो वो एक्शन लें। और कुछ प्रावधान विकास मूलक हैं जो इनके सामाजिक आर्थिक हितों को बढ़ाना चाहते हैं। वर्गों का आधार क्या है? संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि किन जातियों या जातीय समूहों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा। हर राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र में किन जातियों या जातीय समूहों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, संविधान ने यह तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे रखा है। महत्वपूर्ण बात, बस यही कुछ फैक्ट जो आपको यहाँ याद रखने हैं। तो हमने कहा एकदम सीधी सीधी बात है, एक बार पढ़ेंगे तो बस इसमें कोई हमारे समझाने जैसी कुछ बात नहीं है। एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रहना चाहिए कि संविधान ने कुछ ये अनुसूचित जाति जनजाति कौन है इसके बारे में कुछ नहीं कहा। राष्ट्रपति को ये राइट दिया है कि वो डिसाइड करें, और वो भी हर राज्य हर केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पे डिसाइड करते हैं। यूपी में कौन एससी है, कौन एसटी है, बिहार में कौन है, झारखंड में कौन है, तो हर स्टेट वाइज हर यूनियन टेरिटरी वाइज राष्ट्रपति के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। इस कारण हर राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सूची अलग अलग होती है। राज्यों के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह मशविरा करके अधिसूचना जारी करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना में किसी अनुसूचित जाति जनजाति को जोड़ना है, हटाना है, तो ये काम सिर्फ संसद कर सकती है। तो बस ये कुछ ऐसे इस तरह के महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार संविधान ने नागरिकों के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है, को निर्दिष्ट नहीं किया है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 हुआ, जिसने राष्ट्रपति को अधिकृत कर दिया। एससी एसटी के लिए राष्ट्रपति अधिकृत थे, उसी आधार पे इसने ओबीसी को भी राष्ट्रपति को अधिकृत कर दिया। लेकिन फिर अभी आप देखेंगे कि पिछले समय हमारे देश में काफी विवाद हुआ कि ओबीसी के निर्धारण का अधिकार राज्यों को हो, बाद में और एक 105वां संविधान संशोधन करके फिर अभी सरकार ने वो ठीक किया है कि राज्य भी जो राज्य के मामले हैं उनके लिए निर्धारण कर सकते हैं ओबीसी का। केंद्रीय मामलों के लिए तो राष्ट्रपति ही तय करेंगे कौन ओबीसी कौन नहीं। हाँ, लेकिन राज्य के विषय जो हैं, राज्य की सेवाएं हैं, उनके लिए हर राज्य अब डिसाइड करे। तो यही कुछ फैक्ट जो आप यहां पढ़ें, याद रखें। अब फिर देखिए क्या प्रावधान है, विशेष प्रावधानों के अंग। तो विधायिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को विशेष प्रतिनिधित्व। आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण होगा। आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण होगा। आंग्ल भारतीय समुदाय एंग्लो इंडियन का अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे रिसेंटली सरकार ने संविधान संशोधन करके एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान खत्म कर दिया है।
सरकार को लगा कि अब 70-75 साल बाद जरूरत नहीं है अब एंग्लो इंडियन, ना इतने लोग रह गए हैं, मुट्ठी भर उंगली पे गिनने लायक लोग हैं, वो भी पूरे देश में यहाँ वहां बिखरे हैं, वो भी बहुत इतने ना के बराबर कि उनके लिए 2 सीटों का आरक्षण विशेष प्रतिनिधित्व लोकसभा में कोई औचित्य नहीं है, खत्म कर दिया सरकार। हाँ, लेकिन अभी मूल संविधान में प्रावधान था, चला अभी तक हमारे देश में। इसी तरह राज्य की विधानसभा में समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य के राज्यपाल समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा में 2, विधानसभाओं में 1 मनोनयन की व्यवस्था थी, जिसे हमने खत्म किया। देखिए, लिखा है मूल रूप से आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व के ये दोनों प्रावधान सिर्फ 10 वर्ष मतलब 1960 तक के लिए ही किए गए थे। 10 साल के लिए प्रावधान थे, हमने कहा अस्थायी प्रावधान। लेकिन 10-10 साल करके इसकी अवधि आज तक हमारे देश में बढ़ाई जाती रही है। 95वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 किया गया था, फिर उसी तरह से हमेशा ये बढ़ाए जाता रहा 10-10 साल के लिए, 2030 तक है। एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया है, SC ST का और 10 साल बढ़ गया है। पंचानवेवां संविधान संशोधन विधेयक 2009 द्वारा आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व के 2 प्रावधानों के विस्तार के कारण निम्नांकित, तो वो वही तो लग रहा है कि 60 साल बाद भी अभी इनकी उतनी तरक्की विकास नहीं हुआ है, आगे भी इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। वास्तविकता तो राजनीति हमारे देश की जो वोट बैंक की राजनीति है कि चीजें शुरू हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, खत्म करना बड़ा मुश्किल है। सोची वोट बैंक की राजनीति के चलते ये हर 10-10 साल पे बढ़ाए जाते रहे प्रावधान अभी तक। संविधान संशोधन जो 105 संविधान संशोधन हुए हैं उसमें जो लेटेस्ट 5 हैं, 101 से 105, उसमें आप देखेंगे 101 में GST, 102 में जो ये EWS के लिए आरक्षण और इस तरह के प्रावधान, OBC वाला प्रावधान, और ऐसे आप देखें तो पूरे 105 तक अभी जो लेटेस्ट संविधान संशोधन है उसी में ये एंग्लो इंडियन के लिए प्रतिनिधित्व की समाप्ति, SC ST के लिए और 10 साल आरक्षण बढ़ाना, OBC के निर्धारण का अधिकार राज्यों को देना, ये सब आपको मिलेंगे प्रावधान। नौकरी एवं पदों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति का दावा। केंद्र और राज्य के सरकारी पदों पर बहाली करते वक्त प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल असर डाले बगैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार किया जाएगा। प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल असर डाले बिना अनुसूचित जाति और जनजाति के दावों पर विचार किया जाएगा। हालांकि 2000 के 82वें संशोधन अधिनियम में केंद्र या राज्यों के सरकारी पदों पर बहाली की किसी परीक्षा में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए न्यूनतम अंक कम करने या पदोन्नति में मूल्यांकन के मापदंड घटाने का प्रावधान है। लिखा था कि कार्यकुशलता पर विपरीत असर डाले बिना हम इनके दावों पर विचार करेंगे, लेकिन 82वें संशोधन के द्वारा प्रावधान हो गया कि हम अंक कम कर सकते हैं, न्यूनतम अंक इनकी भर्ती को, पदोन्नति को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षाएं होंगी उसमें। तो एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रावधान, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये सब यहाँ प्रावधान किए गए हैं इन वर्गों के लिए। तो वही आप देखेंगे कि फिर ये
अलग से फिर यहां कर दिया है हमने अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो वो जो अनुच्छेद 330 से 342A आप देख रहे हैं, उसी में 338 में आप देख रहे हैं अनुच्छेद 338, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयोग। पहले एक ही आयोग था हमारे देश में दोनों के लिए, SC/ST कमीशन कहलाता था, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। बाद में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, अनुसूचित जाति आयोग अलग कर दिया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग अलग कर दिया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग पहले सांविधिक संस्था हुआ करता था, बाद में हमने फिर उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो 338B में आप देखें तो हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए प्रावधान कर दिया। तो ये तीन अलग से देख सकते हैं हम। तो भाग 16 अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मूल संविधान के अनुच्छेद 338 द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपे। और पर्पस क्या होगा इस विशेष अधिकारी की नियुक्ति का? संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना। उसी संदर्भ में 65वें 65th संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा, जो कि 12 मार्च 1992 से प्रभावी हुआ, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो विशेष अधिकारी था, लेकिन उस विशेष अधिकारी की जगह पूरे बहुसदस्यीय आयोग का प्रावधान कर दिया गया 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। 1990 में हुआ था ये, लागू 1992 में हुआ 12 मार्च को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के नाम से एक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था कर दी गई। और फिर 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, जो 19 फरवरी 2004 से प्रभावी हुआ, उसके द्वारा उस राष्ट्रीय आयोग का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 338 और दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A। तो याद रखें 65वां संशोधन 90 में हुआ, 92 से लागू। और फिर ये 89वां संशोधन 2003 लागू 2004 से हुआ। हमने अलग अलग कर दिए 2 आयोग, अनुसूचित जाति आयोग अलग, जनजाति आयोग अलग। 2004 से पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित